हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो इसमें सबसे पहला जो डे आता है 24 ऑफ मई का वेरी इम्पॉर्टेंट डे है। रीज़न बीइंग कि इस साल 2024 में ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, ये है मार्खोर, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया है इस साल। 24 ऑफ मई को आता है और फर्स्ट टाइम 2024 में ही ये अनाउंस किया गया है। तो यहाँ भी 24 आ गया, यहाँ भी 24 आ गया, राइट। तो मंथ कौन सा है? मई मंथ है, राइट। 24 ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, राइट। तो मार्खोर जो है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है? तो पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ ही। और IUCN रेड लिस्ट में इसको थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी कैटेगरी है इसकी? थ्रेटेंड स्पीसीज में ये आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। तो मतलब कि इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए ही ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर है इसको अनाउंस किया गया है बाय द UN जनरल असेंबली। फिर आता है 25 ऑफ मई को वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड ग्लैंड होती है, हमारे नेक में होती है ये थायराइड ग्लैंड। तो उस ग्लैंड में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं थायराइड डिजीज। कई बार क्या होता है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके चलते हुए थायराइड नाम की डिजीज हो जाती है। तो इस साल का थीम क्या है? इसका थीम है थायराइड डिजीजेस आर NCDs। NCDs का मतलब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो थायराइड डिजीज है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये नहीं होती। तो 25 ऑफ मई को ही क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? रीजन बीइंग कि 25 ऑफ मई 1965 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन फाउंड आउट करी गई थी। गॉट इट? फिर आता है 25 ऑफ मई को अफ्रीका डे। तो इसी दिन 25 ऑफ मई 1963 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो थी वो फाउंड आउट करी गई थी, इसीलिए 25 ऑफ मई को आता है अफ्रीका डे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU। नेक्स्ट है YAI सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन। YAI क्या है? याच एसोसिएशन ऑफ इंडिया। YAI याच एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये है। याच भी बोल देते हैं, याट भी बोल देते हैं। तो अब इसकी एक चैंपियनशिप हुई है, रेसिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? ये हुई है मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई में ये करवाई गई थी चैंपियनशिप। किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? एक तो YAI हो गया, याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और दूसरी थी इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन INSA। YAI एंड INSA ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें जो हाईएस्ट जो मेडल्स है वो किसने जीते हैं? आर्मी एंड नेवी ने। नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। पैरा एथलेटिक्स कौन से होते हैं? जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनका जो चैंपियनशिप होता है, राइट। तो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है जापान के अंदर। कहाँ पे? कौन सी कंट्री में हुआ है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? जापान के अंदर हुआ है 2024 का, जापान में कोबे में। जापान में कहाँ पे? कोबे में हुआ है। और इस बार यहाँ पे जो चैंपियनशिप हुआ है इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया की दीप्ति जीवान जी ने। दीप्ति जीवान जी ने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 400 T20 क्लॉकिंग में, राइट। कितने में इन्होंने अपनी रेस कंप्लीट करी थी? 55.06 सेकेंड्स में, राइट। Next who has been appointed as the whole-time director of IDFC First Bank। IDFC First Bank के
होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है प्रदीप नटराजन। नाम क्या है? प्रदीप नटराजन। नेक्स्ट है जर्मन ऑथर जेनी अर्पनबेक विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच नॉवल? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? जर्मन ऑथर है जेनी अर्पनबेक। तो इनका एक नॉवल आया था जिसका नाम है कायरोस, इसके लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट। तो ये जो कायरोस नॉवल था इसकी ट्रांसलेशन जिसने करी थी उनको भी मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ट्रांसलेशन किसने करी थी? ट्रांसलेशन करी थी माइकल हॉफमन ने, माइकल हॉफमन ने, राइट। तो दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो प्राइज मनी इसमें दी जाती है 50,000 पाउंड्स की प्राइज मनी, जो कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, राइट। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दी गई है 50,000 पाउंड्स की प्राइज मनी, राइट। तो अब ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये किनको दिया जाता है? ये दिया जाता है उन नॉवेल्स को दिया जाता है जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी जाती है, जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो तो भी ठीक है, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और साथ ही साथ उसको यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो, यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो, तो उस नॉवल को मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो और यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश हो चुका हो, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है? 39th रैंक है, राइट। अब बात आती है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसने रिलीज किया है? तो रिलीज किया है WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने रिलीज किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बाईएनियल इंडेक्स है, मतलब कि 2 साल में एक बार रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 39th। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? टॉप पे है यूएस, सेकंड नंबर पे स्पेन, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे फ्रांस एंड फिफ्थ आता है रैंक ऑस्ट्रेलिया का। ओवरऑल जो स्कोरिंग होती है उसमें ओवरऑल स्कोर 7 होता है, टोटल 7 में से आगे फिर रैंकिंग दी जाती है, जिसमें से अगर किसी कंट्री की रैंक 1 है तो वो वर्स्ट में आ जाएगा, अगर किसी कंट्री का रैंक 7 है तो वो बेस्ट में मानी जाएगी, राइट। तो इंडिया का स्कोर इसमें कितना रहा है? 4.25 का स्कोर रहा है इंडिया। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर है क्लॉस श्वाब, क्लॉस श्वाब, राइट। तो क्लॉस श्वाब जो थे ये इसके फाउंडर थे और अब तक यही इसके चेयरमैन रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने अपनी चेयरमैन की पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है, राइट। तो इसीलिए न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो फाउंडर कौन है? क्लॉस श्वाब। तो इन्होंने WEF को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया था 1971 में, तब से लेकर अब तक यही इसके चेयरमैन रहे हैं। तो इसको फाउंड किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है जिनीवा में। कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली होती है, मतलब साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। इस बार जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुई थी और इसका थीम क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, राइट। नेक्स्ट है हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2024-2025? 24-5 के लिए जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, नाम क्या है? संजीव पुरी। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? संजीव पुरी। और इन्होंने रिप्लेस किया है आर दिनेश को, आर दिनेश को रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट व्हाट इज NTPC's रैंक ग्लोबली एट द ATD बेस्ट अवार्ड 2024? ATD बेस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है? उसमें NTPC का रैंक क्या है? किसको नहीं मिला? NTPC का रैंक यहाँ पे हमने बताना है ATD बेस्ट अवार्ड 2024 के अंदर, राइट।
तो एनटीपीसी का ग्लोबली रैंक है थर्ड। कौन सा रैंक है एनटीपीसी का? थर्ड रैंक है ग्लोबली। अब बात करते हैं एटीडी बेस्ट अवार्ड, ये है क्या? एटीडी बेस्ट अवार्ड जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय द एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, यूएसए में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसमें जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कोई बहुत अच्छा काम कर रही है कोई भी कंपनी, राइट, तो उसको ये एटीडी बेस्ट अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि इंडिया में मिला है एनटीपीसी को, राइट। तो एनटीपीसी ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनके जो एम्प्लॉयज है उनकी जो है टाइम टू टाइम उनको ट्रेन किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट पे ये कंपनी ध्यान देती है, तो इसीलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है एटीडी बेस्ट अवार्ड। तो टॉप 5 विनर्स कौन से हैं एटीडी बेस्ट अवार्ड के? तो टॉप पे है एएमएच, सेकंड पोजीशन है सऊदी अरामको टेक्निकल सर्विसेज प्रोफेशनल एकेडमी, थर्ड आ गई हमारी एनटीपीसी लिमिटेड, राइट, थर्ड है हमारी एनटीपीसी लिमिटेड, फोर्थ है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और फिफ्थ है प्लांटे मोरैन। नेक्स्ट है एन इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम, ईएमआरएस, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम। इसको इनॉग्रेट किया गया है, किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है, राइट, एयरफोर्स के चीफ कौन है? वीआर चौधरी। तो उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी है एमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम की। तो कहाँ पे करी गई है इनॉग्रेशन? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर, राइट, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में इसकी इनॉग्रेशन करी गई है। जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी है। तो यहाँ पे 24/7 जो सर्विसेज है एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको भी दी जाएगी और उनकी जो फैमिलीज है उनको भी 24/7 जो है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है विच बैंक टॉप्स अमंग पीएसयू इन बिजनेस ग्रोथ? बिजनेस ग्रोथ की टर्म में कौन सी पीएसयू टॉप रैंक पे है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है कौन सी टॉप पे है? तो टॉप पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिजनेस ग्रोथ की टर्म में। नेक्स्ट है ड्रिम्स। ड्रिम्स क्या है? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ड्रिम्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। कौन सी स्टेट में ये बनाया गया है ड्रिम्स प्लेटफॉर्म? तो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है असम स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट है? असम स्टेट में ड्रिम्स, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज डूम्सडे ग्लेशियर? डूम्सडे ग्लेशियर ये कहाँ पे है? डूम्सडे ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका में है, वेस्ट अंटार्कटिका में। कहाँ पे? वेस्ट अंटार्कटिका में है डूम्सडे ग्लेशियर। अब हुआ क्या, जो डूम्सडे ग्लेशियर्स है ना ये बहुत तेजी से मेल्ट कर रहा है। जितनी तेजी से हमारे साइंटिस्ट सोच रहे थे ना उससे कहीं डबल स्पीड से, ट्वाइस जो स्पीड है जिससे ये मेल्ट कर रहा है डूम्सडे ग्लेशियर। तो अगर इसी स्पीड से ये डूम्सडे ग्लेशियर जो है मेल्ट करता रहा तो आने वाले कुछ डिकेड्स में हमारा जो सी लेवल है ना वो 2 फीट तक बढ़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डूम्सडे ग्लेशियर के मेल्ट होने से ही। अगर डूम्सडे ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके पीछे के जो ग्लेशियर है, जैसे यहाँ पे डूम्सडे ग्लेशियर है तो इसके पीछे भी बहुत सारे ग्लेशियर्स है। अगर ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसके पीछे वाले ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाएंगे। अगर ये अंटार्कटिका के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो जो सी लेवल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सी लेवल है वो 10 फीट तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10 फीट तक बढ़ जाएगा, राइट। तो जो डूम्सडे ग्लेशियर है इसका फुल नेम क्या है? थ्वेट्स ग्लेशियर। थ्वेट्स ग्लेशियर नाम याद रखना है। थ्वेट्स ग्लेशियर को ही डूम्सडे ग्लेशियर बोलते हैं। थ्वेट्स ग्लेशियर का निक नेम है डूम्सडे ग्लेशियर। गॉट इट? नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एआई एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट बनाया गया है। पहला वर्ल्ड वाइड एआई एक्ट है जो कि अप्रूवल जिसको मिल चुका है और वो एक्ट बन चुका है। तो ये कहाँ पे बना है एआई एक्ट? ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। यूरोपियन यूनियन ने बनाया है पहला वर्ल्ड वाइड एआई एक्ट, राइट। तो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अगर कोई भी ऐसी चीज बन रही है जिससे कि
हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी लीक हो रही है या कुछ भी एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, अगर उसको कोई भी कंपनी ब्रीच करती है एआई एक्ट को, तो इसके लिए उस कंपनी को फाइन देना पड़ेगा अप टू 35 मिलियन यूरोस का। कितना फाइन देना पड़ेगा? 35 मिलियन यूरोस का फाइन देना पड़ेगा, या फिर उस कंपनी की जितनी भी एनुअल ग्लोबल नेटवर्थ है, रेवेन्यू है, उसका 7% उसको देना पड़ेगा एज अ फाइन, विच एवर इज हायर। दोनों में से जो भी ज्यादा है, अगर 35 मिलियन यूरो से उसकी नेटवर्थ कम है तो 35 मिलियन यूरोस का फाइन देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा का रेवेन्यू है तो उसको उस रेवेन्यू का 7% जो है वो फाइन देना पड़ेगा, जो भी कंपनी एआई एक्ट को ब्रीच करती है। एआई एक्ट में क्या है कि आप एआई टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी किसी के, जैसे कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दी या कुछ ऐसा बना दिया जिससे कि लोगों की कोई फाइनेंशियली रिस्क हो रहा है या उनकी पर्सनल आइडेंटिटी चोरी हो रही है, तो ये सब चीजें एआई एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो उसको अगर कोई तोड़ रहा है उस एआई एक्ट को, कोई भी कंपनी, राइट, तो उसको फाइन देना पड़ेगा। गॉट इट? फिर दो न्यूज हमने पहले पढ़ी थी, तो उसी का आगे जो है न्यूज को हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा है। एक तो FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इन्होंने पहले डिक्लेयर किया था कि जो MDH और एवरेस्ट स्पाइसेस है, इनमें शायद से इथाइल ऑक्साइड के ट्रेसेस मिले हैं, तो इसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। तो इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला है कि इनमें इथाइलाइन ऑक्साइड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ऑलरेडी सिंगापुर और हांगकांग ने तो MDH और एवरेस्ट स्पाइसेस को बैन भी कर दिया है, तो इंडिया में बैन नहीं किए हैं। तो इंडिया में अब ये इसकी टेस्टिंग होनी थी MDH और एवरेस्ट स्पाइसेस की, अब टेस्टिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आई थिंक 28 जो अक्रेडिटेड लैब्स होती है वहां पे इनकी टेस्टिंग हुई है, तो उसमें पता चला है कि इनमें इथाइलाइन ऑक्साइड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो अब MDH और एवरेस्ट के जो मसाले हैं वो यूज कर सकते हो, सेफ है, राइट। एक हमने थोड़े दिन पहले न्यूज पढ़ी थी कि जो कामी रीटा शर्पा ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। इन्होंने 29th टाइम माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़े हैं, 29th टाइम। तो अभी फिर से न्यूज आ रही है कि अब ये 30th टाइम चढ़ चुके हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है पहले, राइट। पहले 29th टाइम का रिकॉर्ड तोड़ा, 28th टाइम का रिकॉर्ड तोड़ के 29th टाइम चढ़े थे। अब 29th टाइम का रिकॉर्ड तोड़कर 30th टाइम ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, राइट। 30 बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। कामी रीटा शर्पा कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।